हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जूठन। और जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की है उसके आगे का आज हम रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं का कट्टा हमें मिल गया था, जिसे लेकर हम गांव से निकल पड़े थे। दोनों चुपचाप थे। कच्चे रास्ते पर साइकिल खींचना पड़ रहा था। सड़क पर आते ही हम लोग साइकिल पर सवार हो गए थे। भीखू राम मुझसे सख्त नाराज था, बल्कि गुस्सा भी जाहिर कर चुका था। उसे शिकायत थी कि इस पूरे बावले का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे क्या पड़ी थी सच बोलने की। झूठ बोलकर अच्छा खाना मिला, इज्जत मिली, और सच बोलकर लाठी खाई, बेइज्जती हुई। जाति के नाम पर जो खरोच मिली, उन्हें भरने के लिए युग भी कम पड़े। साइकिल का एक एक पैडल मन भर का लग रहा था। कच्चे रास्ते के बजाय हम लोग देवबंद के सीधे रोहाना, रामपुर, तिहाड़ा, छपार होकर बरला पहुंचने के लिए चल पड़े थे। रास्ता लंबा था, लेकिन पक्की सड़क थी। गेहूं और हम दोनों का वजन भी साइकिल को ढोना था। काले नदी के 52 दरे पुल पर हम लोग सुस्ताने के लिए रुके थे कुछ देर। अभी भीखू राम ही साइकिल चला रहा था। पुल से मुझे चलानी थी। भीखू राम आगे डंडे पर बैठा था। साज होने में ज्यादा देर नहीं थी। अंधेरे होने से पहले हम लोग बरला पहुंच जाना चाहते थे। लेकिन उस रोज गर्दिश ने अपना रंग दिखाया था। राह चलता एक आदमी हमारी साइकिल से टकरा गया। मैं संभाल नहीं पाया। साइकिल समेत हम गिर पड़े थे। हम दोनों तो बच गए, लेकिन साइकिल के अगले पहिए पर से सामने आती बैलगाड़ी का पहिया उतर गया। साइकिल का रिम और फ्रेम का अगला चिमटा मुड़कर दोहरे हो गए। दुर्घटना जिस तरह हुई थी, हम ताकते रह गए। विवश खड़े साइकिल को देख रहे थे। आसपास कोई दुकान नहीं थी। एक रिक्शा चालक खाली रिक्शा लेकर आ रहा था। उसमें साइकिल रखी, गेहूं का कट्टा रखा, और हम दोनों बैठ गए। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था रिक्शे वाले को देने के लिए। भीखू के पास जो थे उसने दे दिए। रिक्शे वाले ने हमें मुजफ्फरनगर के बाजार में साइकिल मरम्मत की दुकान पर छोड़ दिया था। साइकिल की मरम्मत की दुकान पर मिस्त्री ने रिम और चिमटा सीधा कर देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन 2 लोग बैठकर नहीं जा पाओगे कहकर हमारी तकलीफें बढ़ा दी। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिस्त्री को कट्टे में से 5 किलो गेहूं देकर पीछा छुड़ाया था किसी तरह। दोनों की जेब खाली थी। रात हो गई थी। पैदल गांव पहुंचना मुश्किल था। साइकिल और गेहूं लेकर बस अड्डे की ओर चल दिए थे। आखिरी बस खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। यह सोचकर आए थे कोई पहचान का मिलेगा तो किराया मांग लेंगे, लेकिन कोई मिला ही नहीं। भीखू राम को याद आ गया। मास्टर वेदपाल त्यागी मास्टरी छोड़कर रोजवेज में क्लर्क हो गए थे। वह मुझे वही छोड़कर उसे ढूंढने चला गया था। संयोग से वह मिल भी गए थे, लेकिन उस बस में जगह नहीं थी। दोनों में से सिर्फ एक को ही किसी तरह भेजा जा सकता था। भीखू राम ने साइकिल और गेहूं बस की छत पर चढ़ा दिए थे और स्वयं बस में चढ़ने लगा था। मैंने उससे पूछा, मैं कैसे आऊंगा? मैं तो जा रहा हूँ, तुम कल सुबह बस से आ जाना। मास्टर वेदपाल दफ्तर में बैठे हैं, वह सुबह तुम्हें बस में बैठा देंगे। भीखू राम से जब तक मैं कुछ कहूँ, कंडक्टर ने सीटी बजा दी। बस की घड़घड़ाहट में मेरी आवाज दब कर रह गई थी। बस अड्डे पर मैं अकेला खड़ा रह गया था। आखिरी बस के छूटते ही बस अड्डा सुनसान होने लगा था। मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था। न शहर में किसी को पहचानता था। अजीब सासत में जान फंस गई थी। मैं बस अड्डे की बुकिंग की दफ्तर की ओर चल दिया। एक कमरे में झांक कर देखा। मास्टर वेदपाल बैठा हिसाब लिख रहा था। त्यागी इंटर कॉलेज में वह मास्टर रह चुका था। मैंने साहस बटोरते हुए कहा, मास्टर साहब, भीखू राम तो चला गया, मैं भी उसी के साथ था। मुझे रुकने का इशारा करके वे अपने हिसाब में लगे रहे। मैं वही दरवाजे के पास खड़ा उनका इंतजार करता रहा। काफी देर बाद वे बाहर आए। चलो, सुबह की बस में बैठा देंगे, मैंने डरते डरते कहा। मास्टर साहब, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। उन्होंने साथ चलने का इशारा किया। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। खुद को बेहद कमजोर और डरा हुआ मान रहा था। वे एक चाय की दुकान में ले गए थे मुझे। एक चाय और बंद मेरे लिए मंगाया था। खुद वे दूध पी रहे थे। उस वक्त चाय और बंद मेरे लिए किसी पकवान से कम नहीं था। भूख लगी थी, लेकिन डर और शहर में अकेले रह जाने की पीड़ा के आगे भूख कमजोर पड़ गई थी। छोटे से कमरे में 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। खुटियों में 1-2 कपड़े टंगे हुए थे और कोई सामान नहीं था। जाओ, उस चारपाई पर लेट जाओ। सुबह 6 बजे मैं बस में बैठा दूंगा। 6:30 बजे तक घर पहुंच जाओगे। उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया था। शायद मेरी घबराहट को वो भाप गए थे। नंगे चारपाई की रस्सी चुभन का ऐसा एहसास भी उस वक्त मुझे नहीं था। मास्टर वेदपाल
कपड़े बदलकर दूसरी चारपाई पर लेट गए थे। अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे, किसी ने आवाज लगाई। वेदपाल मास्टर ने दरवाजा खोला। बाहर एक व्यक्ति और स्त्री खड़े थे। वेदपाल ने उन्हें अंदर बुला लिया। स्त्री अंदर आ गई। उन्हें देखकर मैं भी उठकर बैठ गया। स्त्री चुपचाप एक और खड़ी थी। वेदपाल और वह व्यक्ति बाहर बरामदे में कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। कुछ देर बाद वेदपाल ने अपनी चारपाई उठाई और बाहर बरामदे में डाल दी। मुझे भी बाहर आने के लिए कहा। रात भर की बात है, फर्श पर लेट जाओ। ये लोग अचानक आ गए हैं। मैं बरामदे में लेट गया था, नंगे फर्श पर। नींद तो कोसों दूर थी, ऊपर से मच्छर बहुत थे। वेदपाल चारपाई पर लेट गए थे। वे दोनों अंदर थे। थोड़ी देर बाद ही भीतर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। चारपाई के चरमराने की आवाज अलग से आ रही थी। मैं उन आवाजों को समझने की कोशिश करने में लगा था। अजीब सा माहौल बन गया था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया था। वह व्यक्ति कमरे से बाहर आ गया था। वेदपाल की चारपाई पर बैठते हुए बोला, माल बढ़िया है, जा ऐश कर। उसने बीड़ी सुलगा ली थी। वेदपाल कमरे में चला गया था। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाजें आने लगी। मेरी सांस तेज हो गई थी तथा कुछ कुछ समझ में भी आने लगा था, लेकिन दम साधे फर्श पर लेटा हुआ था। वे लोग समझ रहे थे कि मैं सो गया हूँ। घुटी घुटी सांसों और जंगली जानवर के स्वर सी घोघो ध्वनि के साथ लयबद्ध चारपाई की चरमराहट स्त्री पुरुष की खास क्रिया का संकेत कर रही थी, जो मेरे लिए अभी तक रहस्य बनी हुई थी। आवाजें थम गई थी। वेदपाल अंदर आ गया। दोनों अश्लील मजाक कर रहे थे। उस व्यक्ति ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, ये लौंडा कौन है? इसे भी भेज दे यार, ये भी चख लेगा स्वाद। वे दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। मैंने और सांस खींच ली थी। पूरी रात इस प्रकार बीत गई। कभी देवपाल अंदर तो कभी उसका दोस्त। औरत पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। कमरे में क्या चल रहा था देख पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि उन दोनों में से एक बाहर रहता था। आज उस स्त्री के बारे में सोचता हूँ तो जी मिचलाने लगता है। किस मजबूरी में आई होगी इनके पास, शौक के लिए या खुशी में? दो दो पुरुषों को समर्पित हो जाना किसी स्त्री का आज भी मेरे मन मानने को तैयार नहीं है। सुबह 5 बजे मास्टर वेदपाल मुझे बस अड्डे पर ले गए थे। पहली बस में बैठा दिया था। घर पहुंचते ही पिताजी का कोप सहन करना पड़ा था। भिखू राम ने रात ही में पूरी कहानी उन्हें सुना दी थी। वेदपाल के कमरे पर बिताई रात ने मुझे काफी दिन परेशान किया। बृजपाल सिंह त्यागी की नई नवेली साइकिल की जो हालत हो गई थी, उसका डर अलग से मन में समाया हुआ था। मैंने भीखूराम से कहा था कि मेरा नाम बृजपाल सिंह को ना बताए, वरना वह कक्षा में ही मेरी पिटाई कर देंगे। त्यागी इंटर कॉलेज बड़ला में मास्टर लड़कों को लात घूंसों से पीटते थे। ये लात घूंसे एक अध्यापक नहीं, बल्कि किसी बदमाश गुंडे के होते थे। भला गुरुजन अपने शिष्यों को इस निर्दयता से कैसे पीट सकते हैं? मुजफ्फरनगर की घटना मेरे मन में हमेशा सवाल बनकर खड़ी रही। 12-13 वर्ष की उम्र का यह अनुभव मेरे लिए पीड़ादायक रहा था। क्षण भर के लिए देखी उस स्त्री की छवि बार बार आंखों के सामने आ जाती थी, जिसे दो भेड़िए रात भर झंझोड़ते रहे। सुबह तक उसमें कुछ बचा भी था या नहीं, यह मेरे लिए हमेशा सवाल ही रहा। बृजपाल सिंह की साइकिल का चिमटा और रिम टूट जाने की चर्चा पूरे इंटर कॉलेज में थी। भीखूराम ने मेरा नाम छिपा लिया था, फिर भी बृजपाल सिंह त्यागी को देखते ही मेरी घबराहट बढ़ जाती थी। उनकी कक्षा में भी मैं सहज नहीं हो पाता था। हर समय डर समाया रहता था कि भेद अब खुला। विज्ञान के साथ साथ बृजपाल सिंह हमें गणित भी पढ़ाने लगे थे। वार्षिक परीक्षा से पहले उन्होंने कक्षा में कहा था, किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो या शंका हो तो बिना हिचक पूछ सकता है, घर में आ सकता है। मैं चाहता हूँ मेरी कक्षा का हर विद्यार्थी अच्छे अंक लाए। मैंने एक दिन स्टाफ रूम में जाकर उनके सामने अपनी समस्या रखी। उस वक्त उन्होंने मुझे टाल दिया। अगले दिन रविवार को घर आने के लिए कहा। रविवार की सुबह मैं किताब कॉपी लेकर उनके घर चला गया। वे 2 मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल पर रहते थे। मकान उनके जीजा का था, जो नीचे की मंजिल में थे। जब मैं वहां पहुंचा, वे रसोई में अपनी बीबी के साथ कुछ बना रहे थे। मुझे देखते ही बोले, अपनी किताबें सामने मुंडेर पर रख दो। इस कनस्तर में गेहूं है, जरा इन्हें पिसा कर ले आओ, तब तक मैं खाली हो जाऊंगा। चक्की काफी दूर थी, कनस्तर भारी था, चक्की तक ले जाना मुश्किल पड़ रहा था। फिर भी पिसा कर ले आया। जब वापस लौटा तो वे कहीं बाहर जा चुके थे। मैंने उनकी पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा, पता ही नहीं कहाँ को निकल गए, बता के नहीं गए हैं। मैं बैठा इंतजार कर रहा था।
उनकी पत्नी काम में लगी थी। जब काफी देर हो गई तो बोली, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, हाँ, गणित के सवाल पूछने थे। वह फिर अपने काम में लगी रही। इंतजार करके मैं लौट आया। मन में गहरी करवाहट भर गई थी। गेहूं पिसाने के लिए भेजकर खुद खिसक लिए। बेकार में ही समय बर्बाद हो गया। कई रोज मन में घुटन सी भरी रही। घर में ऐसा कोई नहीं था जो मदद करता। सुखन सिंह के साथ बैठकर उन सवालों के हल निकाले थे। उसके बाद अपने मन को पक्का कर लिया था कि अब ऐसे अध्यापकों के पीछे चक्कर नहीं काटने हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातें मात्र दिखावा थी। अपने निजी कार्य करा लेने के लिए उन्हें संकोच नहीं था। लेकिन जब हमें मदद की जरूरत होती थी तो कन्नी काट जाते थे या कोई काम निकल आता था। किसी न किसी रूप में जाति बीच में आ ही जाती थी। प्रायोगिक परीक्षाओं में अक्सर कम अंक मिलते थे, जबकि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक आते थे। 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। हिंदी और अंग्रेजी के पर्चे हो चुके थे। अपनी बस्ती से ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी मैं अपनी जाति में पहला विद्यार्थी था जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। सबकी निगाह मुझ पर टिकी थी। स्वयं ही जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। गणित के पर्चे से पहले एक दिन मिल गया था तैयारी के लिए। सुबह 8 साढ़े 8 का समय हो रहा था। बस्ती में शांति थी। बुड्ढों और बच्चों को छोड़कर सभी अपने अपने काम धंधे पर जा चुके थे। अपने घर में मैं अकेला था। फौज सिंह त्यागी, जिसे गांव में सभी फौजा कहते थे, कंधे पर लंबा सा लट्ठा धरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, अबे चूड़े, ये क्या कर रहा है? बोर्ड की परीक्षाएं हैं, कल गणित का पर्चा है, मैंने धीमे स्वर में कहा। रात को पढ़ लियो, अब मेरे साथ चल, ईख बोने हैं। फौजा ने आदेश दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे पढ़ना है, कल मेरा पेपर है, लेकिन वह नहीं माना। जबरदस्ती बाह पकड़कर खींचते हुए वह खेत पर ले गया। डरा धमकाकर काम पर लगा दिया। गालियों की बौछार में मेरा मस्तिष्क दहकने लगा। मेरे भीतर आग भर आई थी उस रोज। त्यागियों का यह जुल्म मेरी स्मृति में बहुत गहरे तक भरे हुए हैं, जिनकी तपिश में मैं अनेक बार झुलसा हूँ। पूरी दोपहर ईख बोता रहा। मेरे ही जैसे 8-10 लोग और थे जिन्हें बेगार के लिए पकड़कर लाया गया था। फौजा की माँ दोपहर का खाना लेकर आई थी। खेत में शीशम का एक पेड़ था, उसके नीचे वह खाना लेकर बैठ गई। उनके परिवार में कई लोग थे जो पेड़ की छांव में बैठे थे। सभी को खाना खाने के लिए बुलाया गया। बेगार करने वाले धूप में ही बैठ गए थे। पेड़ की छांव उनके लिए बची ही नहीं थी। उन्हें 2-2 रोटी और अचार का एक टुकड़ा ऐसे दिया जा रहा था जैसे कोई भिखारी को भी नहीं देता। मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था। मैंने रोटी लेने से इनकार कर दिया। फौजा चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मेरे भीतर विरोध जन्म ले चुका था। अबे चूड़े के आजा, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, सोरे का दिमाग चढ़ गया है। अबे औकात मत भूल। फौजा के एक एक शब्द मेरे जिस्म में एक एक हजार दंश भर रहे थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी अगली वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।